किसी साल 50% घाटा हुआ तो ये तो कवर कहाँ से नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरा हमारे पास साधन नहीं है कमाने का, खेती पर ही निर्भर है। आत्महत्या एक हो या हजारों आत्महत्या होती है, उसको आंकड़ों में नहीं गिना जाता। एक आदमी की मौत हो या 100 आदमी की मौत हो, बहुत ही गलत है। ₹5000 खाते में दे रहे काश्तकार की, 5000 में क्या हो रहा है उसका, 1 हेक्टर का क्या हो रहा है 5000 में, क्यों आत्महत्या नहीं करेंगे वो? मैं हरीश इथापे, प्रॉपर वर्धा से हूँ, वर्धा विदर्भ महाराष्ट्र राज्य से। मैं वैसे थिएटर एक्टिविस्ट हूँ। मेरा अपना अध्ययन भारती नाम एक ग्रुप है, उस अध्ययन भारती के अंतर्गत एग्रो थिएटर, कृषि रंगमंच, इस संकल्पना के ऊपर पिछले 10 सालों से मैं काम कर रहा हूँ। मूलतः मैं फार्मर हूँ, फार्मर परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे माता पिता दोनों फार्मर रहे हैं, आज भी मेरी खुद की खेती है, मैं फार्मिंग करता हूँ। पिछले 20 सालों से, मैंने बचपन से अभी तक का मेरी एक जो जर्नी रही है, उसमें मैं देखते आ रहा हूँ कि किसानों की परिस्थिति दिन ब दिन ढलती हुई जा रही है, उभरती हुई नज़र नहीं आती है। गवर्नमेंट की बहुत सी पॉलिसीज़ आ रही है, गवर्नमेंट किसानों के बारे में अपने सोच के साथ बड़े प्रमाण में काम कर रहा है। गवर्नमेंट काम नहीं करती ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट में बहुत काम किया है, गवर्नमेंट कर भी रही है। प्रेजेंट गवर्नमेंट भी काफ़ी काम है, पहले के गवर्नमेंट में काफ़ी काम है, फिर भी किसानों की परिस्थिति में उन्नति क्यों नहीं हो रही है, एक बड़ा प्रश्न रहा है। विशेषतः विदर्भ के किसानों के बारे में अगर हम बात करें तो विदर्भ में एक बड़ा इशू ये है कि इरिगेशन का बड़ा प्रॉब्लम विदर्भ में है। वैसे देखा जाए तो महाराष्ट्र राज्य में विदर्भ और कोकण, ये 2 प्रदेश ऐसे हैं जहाँ काफ़ी बारिश होती है। काफ़ी बारिश होने के बाद भी यहाँ नॉन इरिगेटेड खेती का प्रमाण ज़्यादा है, पर्टिकुलर विदर्भ के अंदर। और जो पिछले 3, 4, 5 दशकों में जो सुसाइड हुआ है फार्मर्स का, उसका एक ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें तो नॉन इरिगेटेड किसानों की सुसाइड ज़्यादा है। तो समस्या का मूल कारण इरिगेशन एक बड़ा कारण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इरिगेशन में हम कहाँ कम गिरे, गवर्नमेंट में इरिगेशन पे काम नहीं किया ऐसे हम बोल नहीं सकते। जहाँ 1 या 2 डैम हुआ करते थे एक राज्य में, आज बड़े बड़े डैम इस राज्य के अंदर खड़े हुए हैं, फिर भी हम किसानों की खेती तक पानी नहीं पहुँचा पाए। इसलिए सिंगल क्रॉप के ऊपर का फार्मिंग चल रहा है, और सिंगल क्रॉप के फार्मिंग में उतनी इकोनॉमी की सपोर्ट नहीं मिलती है जितने डबल क्रॉप की इसमें मिलती है। इसलिए विदर्भ की आत्महत्याओं का प्रमाण ज़्यादा है, एक बात हुई है। सेकंड थिंग, नॉन इरिगेटेड किसानों का तो प्रॉब्लम है, लेकिन इरिगेटेड किसानों का भी प्रॉब्लम है कि जिस तरह से मार्केट उन्हें मिलना चाहिए वो मार्केट नहीं मिलता है। मार्केट मिलता है तो जो रेट उन्हें मिलने चाहिए उनके क्रॉप को, वो रेट में नहीं मिलते हैं। गवर्नमेंट ने किसानों के हित में एमएसपी रखी है, नहीं ऐसा नहीं है, हर साल एमएसपी का एक चार्ट, एक रेशो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। फिर भी मार्केट में जो एक बिचौली की जो एक विंग तैयार हुई है, वो बिचौलियों की विंग से किसानों का शोषण होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। किसान डायरेक्टली अगर कस्टमर के साथ जुड़ता है तो किसान अपने रेट अपन खुद फाइनल कर सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मंडी में जाके अपना माल छोड़ दे तो बिचौली जो रेट फाइनल करेगी उसी रेट में उसको अपना माल बेचना पड़ता है। उसका कारण ये है कि उसके अपने खुद के कुछ व्यक्तिगत समस्याएं होती है, पारिवारिक समस्या होती है, उस समस्याओं को लेकर उसे इकोनॉमी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो वेटिंग में नहीं रह सकता, अपने माल को स्टोर नहीं कर पाता। तुम जब तक माल को स्टोर नहीं करोगे तब तक तुम अपने हिसाब से अपना रेट नहीं लगा पाओगे। तो स्टोरेज ये भी एक बड़ा इशू है, उसके कारण किसानों को जो दर मिले, जो रेट मिले, उस रेट में अपना माल बिचौलियों को बेचना पड़ता है, तो उसे वो पैसा नहीं मिलता जो पैसा उसे मिलना चाहिए। इससे भी सुसाइड का प्रमाण बढ़ते जा रहा है। तीसरा महत्वपूर्ण इशू ऐसा है कि किसानों का इनकमिंग कम हुआ है और आउटगोइंग बढ़ गया है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पिता किसान थे, मेरे यहाँ 24 एकड़ ज़मीन थी। मेरे पिता को 4 लड़के हुए, पिता के बाद हमारे 4 लड़कों में 24 एकड़ ज़मीन के 4 हिस्से हो गए, मुझे 6 एकड़ आई। लेकिन मेरे पिता साइकिल पर चला करते थे, आज मैं होंडा लेके चलता हूँ। मेरे पिता के पास मोबाइल नहीं था, घर में कलर टीवी नहीं था, डिश का खर्चा नहीं था, मोबाइल रिचार्ज का खर्चा नहीं था। मेरा आउटगोइंग बढ़ गया है, लाइफस्टाइल मेरी बदल गई है, मेरी नीड्स बदल गई है, मार्केट ने मेरी नीड्स बदलाई हुई है। मेरे पिता 10th या 12th तक पढ़े थे, आज मैं ग्रेजुएशन हुआ हूँ, मेरी बच्चियाँ पीजी तक पढ़ रही है, प्रोफेशनल एजुकेशन ले रही है, ये भी खर्चा बढ़ गया है। इनकमिंग कम हो गया है, आउटगोइंग बढ़ गया है, तो ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है।
इसमें विशेषता जैसे मैंने बोला कि भाई नॉन इरिगेटेड किसानों का प्रमाण ज़्यादा है, उसमें भी जो अल्प भूधारक होते हैं, कम खेती वाले, 3 एकड़ 4 एकड़ खेती वाले जो होते हैं, जिनके पास इरिगेशन भी नहीं है, उन लोगों का प्रमाण ज़्यादा है सुसाइड का, क्योंकि उनके पास सोर्स ही नहीं है। नॉन इरिगेटेड खेती 3 और 4 एकड़ में आज एक परिवार को पालना हम समझ सकते हैं। इतने महंगाई के ज़माने में एक क्लार्क को, एक प्यून को अपने परिवार को पालने में कठिनाई जाती है, तो किसान बेचारा 3 और 4 एकड़ में क्या अपने परिवार को पालेगा, बच्चों की अपेक्षाएं क्या पूरी करेगा, परिवार की अपेक्षाएं क्या पूरी करेगा। तो इस वर्ग में प्रमाण ज़्यादा है। ये वर्ग यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में सुसाइड ज़्यादा है आपकी जानकारी में। महाराष्ट्र के अंदर विदर्भ रीजन, और विदर्भ रीजन के अंदर यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल एरिया है, ड्राई एरिया है, पानी का बड़ा अभाव है। अभी 2019-20 ये 2 साल का मैंने जो रिकॉर्ड निकाला है, उसमें अभी ये सप्ताह में हम वहाँ के सुसाइड फार्मर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं 25,000 नाम फाउंडेशन की ओर से। 389 सुसाइड की लिस्ट हमारे पास आई है नागपुर डिस्ट्रिक्ट की, 389 शॉर्ट आउट करवा के, जिनको पहले हम फाइनेंशियली सपोर्ट कर चुके हैं उन लोगों के नाम निकाल के, बचे हुए जो नाम थे 389, तो 700-800 के करीब सुसाइड यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की तरफ हमें देखना पड़ेगा। हम 4 दशक अगर पीछे जाते हैं तो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, क्योंकि इस देश के अंदर हर मुंह को निवाला मिले, ये पॉलिसी को लेके गवर्नमेंट काम कर रही थी। हमारे उतना उत्पादन नहीं हुआ करता था। स्वामीनाथन के बाद फूड फॉर ऑल, फूड सिक्योरिटी सभी को मिले, उस वक्त उतना उत्पादन हमारे यहाँ नहीं था। स्वामीनाथन जी के कोशिश के बाद एक कृषि क्रांति हुई। उस कृषि क्रांति के बाद हमने रासायनिक खेती का स्वीकार किया, उसमें से हमारा उत्पादन बढ़ा और सभी को फूड मिलने लग गया। आज हम ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादित कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, जो उगेगा उसे उगाओ। ये पॉलिसी हमारी 2 दशक तक चली। हमारा उत्पादन जैसे बढ़ गया, गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल गई कि नहीं, इतना उत्पादन करके क्या करेंगे, अब उसको स्टोर कैसा कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट में तुरंत पॉलिसी भी, जो बिकेगा वो उगाओ। बिकने वाली पॉलिसी पे गवर्नमेंट आ गई। अब किसान तो जहाँ था वही है, अब गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल गई, जो बिकेगा वो उगाओ। तो कुछ किसान तो जो बिकेगा उगाने लग गया, जिसके पास इरिगेशन की व्यवस्था थी। लेकिन जो नॉन इरिगेटेड था वो तो परंपरागत खेती में अपना ज्वार, सोयाबीन यही लेते रहा। 20 साल तक ये पॉलिसी चली। उसके बाद अभी पिछले 2 दशक में आप देख रहे होंगे एक नई पॉलिसी आई है, जो टिकेगा उसको उगाओ। अब टिकाने के लिए स्टोरेज चाहिए, तो गवर्नमेंट ने बीच में स्टोरेज काफ़ी प्रमाण में प्रोवाइड किए, लेकिन किसान उस स्टोरेज तक पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि उसके पास वो संसाधन नहीं है, साधन नहीं है, विकल्प नहीं है। और वो अपना 10-12 बोरे जाके कहाँ स्टोर करेगा तो वो अपने घर की समस्याओं का रास्ता कैसे निकालेगा, उसे तो पैसे की ज़रूरत है, उसके पास सेकंड सोर्स है नहीं है। तो ये बदलती पॉलिसियों ने किसान को बड़ा कन्फ्यूज करके रखा हुआ है। किसान के लिए एक जो पॉलिसी चाहिए थी कि आप उगाओ, हम परचेस करेंगे, चाहे जितना भी उगाओगे, ये पॉलिसी के ऊपर किसी गवर्नमेंट ने बात नहीं की, ना गवर्नमेंट बात करती है। पूरे कंट्री में जब ये इशू है सुसाइड का, तो निश्चित रूप में गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई ना कोई लुक पॉइंट है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फेल्यूअर्स है। जिस तरह से इंडस्ट्रीज़ को आप इंडस्ट्रीज़ का दर्जा देते हो, एग्री को एग्री इंडस्ट्री का दर्जा क्यों नहीं दे पाए। एक बार इंडस्ट्रीज अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो इंडस्ट्रीज़ को मिलने वाली सभी सुविधाएं आपको देना पड़ेगा। आप एग्री को इंडस्ट्रीज नहीं कहते हो। आप बाकी इंडस्ट्रीज़ को अगर एक आधा इंडस्ट्रियल अगर लोन लेता है 20 करोड़ का, और वो अगर फेल होता है तो आप उसका लोन माफ़ करते हो। लेकिन किसान अगर 1 लाख रुपया लोन लेता है, वो अगर लोन वापस नहीं कर पाता तो नेक्स्ट ईयर उसे आप लोन नहीं देते हो। अगर वो बिजली का बिल नहीं भर पाता, उसकी बिजली काटते हो। बड़े बड़े उद्योगपतियों की आप बिजली नहीं काटते हो, उनका बिजली का भी माफ़ करते हो, क्योंकि आपकी पॉलिसी है कि देश के अंदर उत्पादन क्षमता बढ़ती रहनी चाहिए। मेरे ऊपर अगर 1-2 लाख रुपए का कर्जा है और गवर्नमेंट मेरा कर्जा माफ़ करती है, तो नेक्स्ट ईयर तो मुझे फिर खेती के लिए कर्जा लेना है, तो मैं कर्ज मुक्त तो हो ही नहीं सकता ना। तो किसानों का कर्जा माफ़ करने के बजाय ऐसी कोई पॉलिसी बनाओ कि इनसे किसानों को कर्जा लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। पैकेज से कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये प्राथमिक उपचार है, प्रथमोपचार जिसे हम कहते हैं। प्रथमोपचार से डिसीज खत्म नहीं होगा ना। सभी गवर्नमेंट ने किया है, कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी किया, बीजेपी गवर्नमेंट 6,000 रुपया दे रही है साल का किसानों को, 2-2 हज़ार के 3 स्लॉट दे रही है गवर्नमेंट। ये तो परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ ना, या उसका सम्मान भी नहीं हुआ, उसका आत्मसम्मान भी नहीं हुआ। क्योंकि किसान रहो या इंडस्ट्रियल रहो, प्रत्येक का, हर एक का अपना एक आत्मसम्मान होता है। तो आत्मसम्मान भी नहीं हुआ है, परमानेंट सोल्यूशन भी नहीं हुआ है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किसानों के कर्ज माफ़ किए,
इसमें कि एक बात है कि किसानों के कर्ज की माफ़ी डिक्लेयर करके बैंकों को सक्षम और सुदृढ़ बनाया जाता है। बेनिफिट किसे मिल रहा है? बैंकों को मिल रहा है। सिंगल स्लॉट में बैंक को पैसा मिल रहा है। गवर्नमेंट तो डायरेक्ट पैसा बैंक को देती है, किसानों को तो देती नहीं है। उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट लगता है वो भी बैंक को जाता है। किसानों के लिए गवर्नमेंट ने मिनिमम इंटरेस्ट में लोन प्रोवाइड किए है, एग्री लोन बिल्कुल प्रोवाइड किया है। मैं आज 1 लाख रुपया लोन लेता हूँ, मुझे 4% से मेरा इंटरेस्ट बैठता है। लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड भी बना है। लेकिन मैं जब सोयाबीन उगाता हूँ, सोयाबीन जब मैं मार्केट में लेके जाता हूँ तब मेरे सोयाबीन का भाव 3,000 या 4,000 के बीच में होता है। बहुत हो गया तो 5,000 के बीच में होता है। अगर 10 बोरा सोयाबीन अगर मुझे होता है तो 50,000 रुपये मेरे हाथ में आ रहे हैं। मैं 1 लाख रुपया लोन ले चुका हूँ। अब 1 लाख बोरा मतलब कितना? 10 क्विंटल पर क्विंटल 5,000 पकड़ लो आप, 50,000 मुझे आ रहे हैं। अब 50,000 मुझे 3 महीने के सोयाबीन की मेंटेनेंस के बाद आ रहे हैं। मैं लोन ले चुका हूँ 1 लाख रुपया, 40,000 रुपया। अब 50 में से मैंने 40,000 रुपया वापस किए तो मुझे कितने पड़ते हैं? 10,000 बचते हैं। अब 10,000 में मैं मेरे बच्चों का पेट पालूंगा, उनका एजुकेशन करूंगा, उनके कपड़े लूँगा, या मैं अपना खुद का मेंटेनेंस करूँगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। सेकंड थिंग, मैं पानी की बोतल खरीदता हूँ क्योंकि मुझे मिनरल वाटर पीना है। मैं बिस्लरी की 1 बोतल खरीदता हूँ आपसे, उसके बदले में आप मेरे से 20 रुपये लेते हो। आप फैक्ट्री से बोतल लाते हो, बदले में उसको 10 रुपये देते हो। फैक्ट्री से बोतल लाए आपने 10 रुपये में, आपने सिर्फ शिफ्टिंग किया हैंड टू हैंड, 10 के 20 हो गए। हैंड टू हैंड शिफ्टिंग का पैसा बन रहा है। एक बीज डालूं तो 1000 बीज निकलते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन मेरा पैसा नहीं बनता। मल्टीप्लिकेशन में पैसा नहीं बन रहा है, हैंड टू हैंड ट्रांसफर में पैसा बन रहा है। मैं सिल्ली का एक टुकड़ा अगर मशीन में डालता हूँ तो उसका सिर्फ चेहरा बदलता है, सिल्ली के नेल बनते हैं। बड़े सिल्ली के नेल बन गए। एक सिल्ली 1 kg की 70 रुपये की, वो मैं इधर से डालता हूँ, उधर से नेल बन के बाहर निकलते हैं। उसमें कोई घट नहीं होती है, कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। 1 kg सिल्ली के 1 kg नेल बनेंगे, लेकिन 70 रुपये के 140 बन गए। तो रूप बदलने का पैसा मिल रहा है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का पैसा नहीं मिल रहा है। ये सबसे बड़ी दिक्कत किसानों के साथ है। इस बात को आप समझ लो। जिस परिवार में आत्महत्या हुई है उस परिवार के 10 से 15% महिलाएं खुद खेती कर रही है, जिनको अपने खेती के अधिकार मिले हैं। ऐसी महिलाएं खुद खेती कर रही है, कुछ खेती कर रही है, कुछ साथ साथ में गृह उद्योग भी कर रही है। अब महिला बचत गट के माध्यम से महाराष्ट्र के अंदर, पर्टिकुलर विदर्भ के अंदर एक बड़ा नेटवर्क खड़ा हुआ है कि महिलाएं इकट्ठा आके अपना एक गढ़ बना के उसमें से कुछ छोटे छोटे प्रोसेसिंग प्लांट लगा के उसमें से कुछ इकोनॉमी जनरेट कर रही है। ये बहुत ही पॉजिटिव बात है, कोई अच्छी पॉजिटिविटी है। तो महिलाएं खेती कर रही है और उसके एक अच्छे रिजल्ट है। कंपैरेटिव पुरुष के खेती करने से महिलाओं की खेती करने के जो हम रिजल्ट देख रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे। उसका कारण ऐसा है कि खर्चे पे कंट्रोल होता है। महिलाओं का फाइनेंशियली मैनेजमेंट बड़ा स्ट्रांग होता है कंपैरेटिव मेल से। उसका एक बेनिफिट उसे मिलता है। सेकंड थिंग, उसका खेती का इन्वॉल्वमेंट बड़ा अच्छा होता है क्योंकि उसे उसके सिवा और कोई दूसरे काम होते नहीं है। तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा वो खेती के साथ जाता है, तो लेबर का भी खर्चा कम होता है। पुरुष कैसे कि भाई लेबर बुलाओ, काम करने बोल दो और खुद कहीं निकल जाओ, वो एक कम होता है। सेकंड थिंग, अपने परिवारों की ज़रूरतें क्या है इसको पहचान के वो खेती में से कुछ चीज़ें उत्पादित करती है। सब्जी निकाल लेती है घर के लिए, दाल बना लेती है घर के लिए, थोड़ा सा तिल डाल देगी, तिल घर के लिए निकाल लेगी। इस तरह से थोड़ा सा मैनेजमेंट करवा के वो अपनी ज़रूरतों को पहले कंप्लीट करती है। तो महिला किसान की मूवमेंट ये बढ़नी चाहिए।